शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित द्वितीय अध्याय जो पतंग है, आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता है, उसका द्वितीय लेक्चर अर्थात सेकेंड लेक्चर देखेंगे। गए दिनों में हमने फर्स्ट देखा था, आज हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। आप बुक में अपनी बुक वगैरह ओपन कर लीजिए, पेन पेंसिल अपनी आवश्यक चीज़ें अपने साथ रख लीजिए और किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको होगी तो बेहिचक पूछने का कार्य करिएगा। जो शब्द आपको कठिन लगे, जिसको समझने में किसी तरह की आपकी असुविधा अगर होती हो तो आप उसको सर्किल में करें और बेहिचक पूछने का प्रयास करें। बहुत ही मार्मिक कविता है और बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता है। बिंबों के माध्यम से कवि ने, पतंग रूपी कल्पना के माध्यम से कवि ने भांत भांत की चीज़ों को दिखाने का कार्य किया है। पतंग को एक कल्पना के रूप में चित्रित किया है। तो सेकंड पैराग्राफ है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर। देखिएगा, कवि कहता है कि प्रस्तुत उक्त कविता में कवि प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों को, अर्थात जैसे जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात आदि ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है, सुबह शाम होता है, विभिन्न तरह के परिवर्तन जो हम प्रकृति में देखते हैं। पल भर में बादल धूप है और पल भर में बारिश का मौसम बन जाता है। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक परिवर्तन है। मौसमों में भी अभी वर्षा ऋतु चल रही है, इसके बाद शरद ऋतु का आगमन धीरे धीरे होगा। जैसे शरद ऋतु होगी फिर बसंत ऋतु होगी, बसंत ऋतु के बाद फिर भयावह गर्मी का आगमन होगा। ऐसे ऋतुएं धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती हैं। तो उस परिवर्तन की बात कवि कहता है, और उस परिवर्तन में बाल मन की सुलभ, अर्थात जो बच्चे होते हैं उनके मन में जो सजीव, अर्थात इन प्रकृति को देख करके वास्तविक इच्छा जो प्रकट होती है, अर्थात उनमें वो मानवीकरण करता है। और मानवीकरण के साथ, मानवीकरण एक तरह का अलंकार है। उक्त काव्य में मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार भी पाया जाता है। तो कभी उन अपने प्रतीकों से, बादल से, पानी से, नदियों से, सूर्य से, हवा से, एक वास्तविक जगत की चीज़ों को जोड़ने का कार्य करता है। जो हमारे आसपास की चीज़ें पाई जाती है, इनको जोड़ने का कार्य करता है। तो बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्त कवि उक्त कविता में प्रस्तुत करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कब कहते हैं कि बच्चों का शरीर इतना कोमल होता है, और जैसे आपने नवजात शिशु को देखा होगा कि जो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के होते हैं, तो उनके पाँव जो पैर होते हैं, उनके पाँव के जो नीचे के पार्ट को आपने देखा होगा, नीचे के हिस्से को आपने देखा होगा, तो इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट होता है कि क्या कोई रुई का फूहा भी उस तरह का नहीं होता। कपास में रुई होती है, तो क्या कोई रुई का फूहा भी उस तरह से नहीं होता है। इतना नर्म और इतना सॉफ्ट, इतना कोमल होता है। वही यहाँ भी कहता है कि बच्चों का जो शरीर होता है, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कहता है कि बच्चों का जो शरीर होता है वो इतना मार्मिक, इतना आकर्षक होता है कि हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसी तरह उस बच्चे से तुलना कब जो है वो सूर्य की करता है, कि प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो इतना कोमल, इतना नाजुक होता है कि जैसे उक्त में अभी आपने देखा खरगोश की आंखों जैसा लाल, तो एक प्रतीक बनाता है खरगोश को।
और खरगोश के माध्यम से देखता है, खरगोश का मानवीकरण करता है कि बच्चे रूपी खरगोश को, अर्थात जो खरगोश को नवजात शिशुओं में रखता है और उसके प्रतीकों के माध्यम से दिखाना, बिंबों के माध्यम से दिखाना चाहता है। तो कहता है कि उसके स्पर्श को जैसे उसे देखते हैं तो हमारा मन उसकी तरफ कितना ललायित होता है, उसके भोलेपन को, उसकी कोमलता को, उसकी सजीवता को देख कर करके हमारा मन कितना उसके प्रति ललायित होता है, ये अभिव्यक्ति दिखाना चाहता है। तो यहाँ भी कहता है जन्म से ही लाते हुए अपने साथ कपास, तो बच्चों की उस मार्मिक अभिव्यक्ति को कभी इस रूप में देखता है कि इतना उनके साथ जो कपास की तरह, रुई के फूहे की तरह कोमलता निश्चित है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है बेचैन पैरों के पास, कि उनकी कोमलता को, अर्थात उस नाजुक स्पर्श को जो उनके पास इतना कोमल, इतना सजीव जो अभिव्यक्त होती है, इसको स्पर्श करने के लिए, इसको छूने के लिए ऐसा लगता है कि उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए जो धरती है वो भी ललायित है, अब छू ले, अब टच कर ले, इस तरह की उसकी जिज्ञासा होती है कि वो पल भर में उसको छू ले, महसूस कर ले। वह जब वे दौड़ते हैं, कहता है वह बेचैन, अर्थात जब वो अपने बेचैन पैरों के पास आती है तब वे मस्त होकर के दौड़ने लगते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। और दौड़ते समय जो उनकी यथावत स्थिति होती है कि दौड़ते समय उनके मकान की जो छतें भी है वे कठोर सी नहीं प्रतीत होती है। उस समय उनकी जो मन होता है वो वहाँ होता ही नहीं, उस कठोरता का वो आभास कर ही नहीं रहे होते हैं। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंक की तरह, कहता है दिशाओं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वो पेंक भरते हुए चले आते हैं। कहता है कि जब वो झूले की तरह, झूले के पेंक की तरह आगे पीछे आते जाते हैं, जब आपने बचपन में अपने गाँव में देखा होगा, गाँव की युवतियाँ सावन के महीने में, गाँव की युवतियाँ या जो बालक होते हैं वे झूले झूलने का कार्य करते हैं। तो झूले झूलते समय जो रस्सियाँ पकड़ करके वो जिस पे बैठने की उनके जो भी पीढ़ा या जो आसन होता है जिस पे वो झूलने का कार्य करते हैं, उसको पकड़ करके इतने तेज वेग को मारते हैं और उस रस्सियों पर उनका अदम्य विश्वास टिका होता है कि वो कभी गिर ही नहीं सकते, कभी इससे दूर हो ही नहीं सकते, कभी कुछ उनको हो ही नहीं सकता। ऐसे ही उनको यहाँ आभास होता है कि उस पतंग, भला पतंग की डोर क्या रोक सकती है, लेकिन बच्चों के मन में इस तरह का आभास है कि उसी कवि की कल्पना है और दिखाता है कि उस डोर को, अर्थात उस धागे को, पतंग के धागे को पकड़ कर करके और ऐसे इधर उधर दौड़ रहे हैं जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि पेंग मारने का कार्य कर रहे हो, झूला झूलने का कार्य कर रहे हो। चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। कहता है कि उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन है, जैसे झूला झूलते समय जो शाखाएं होती हैं वृक्ष की वो आगे पीछे जैसे जैसे होती हैं उसी तरह से इनका शरीर भी आगे पीछे होता रहता है। कहता है छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहता है पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारे तक, अर्थात इतनी ऊंचाई पर होते हैं और इतने करीब तक चले जाते हैं, एकदम उसके बॉर्डर एरिया तक चले जाते हैं और गिरते गिरते बचते हैं, खतरनाक किनारे तक आ जाते हैं। कहता है उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, वहाँ उस समय उसे कोई रोकने नहीं आता, उस नवजात को कोई बचाने नहीं आता, उसे कोई मना करने नहीं आता, वह स्वयं अपने आप को ही बचाता है, स्वयं अपने आप को ही बचा पाता है। अपितु उसके शरीर का जो रोमांचित, सिर्फ उनके ही शरीर, रोमांचित शरीर का संगीत। कहता है उस समय जो उसके शरीर में उत्साह पाया जाता है, जो विभिन्न तरह की उत्तेजना पाई जाती है, जो गति पाया जाता है, जो उसका मनोबल होता है, वही उसे उस परिस्थिति में बचा पाता है। कहता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कहता है वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे पर होता है, उसकी उड़ान व उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित होता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे।
कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। खेल के रोमांच में इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर पर होता है और उसकी उड़ान ऊंचाइयों पर केंद्रित होता है। ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो, गिरने से बचा रही हो, आदि आदि की बेहतर चेष्टाएं करने का कार्य करते हैं। आप उक्त शीर्षक को पढ़िएगा, उक्त पैराग्राफ को पढ़िएगा। किसी तरह की कोई असुविधा आपको होती है तो बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। फिर है इसमें खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। कवि की चेष्टाओं का, जो बच्चों की जो चेष्टा होती है, कुछ जानने की, कुछ करने की जो ललक होती है, उसका मनोहारी चित्रण किया है। उक्त पैराग्राफ में मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का कवि ने सुंदर प्रयोग करके दिखाया है। ये अगला पैराग्राफ है। कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर, कवि कहता है कि बच्चे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि कहता है कि आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखकर उनकी मन में आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात जो पतंग हमारी कितनी ऊंचाई पर होता है, तो बच्चे का जो काल्पनिक मन होता है वह भी उस पतंग की छोर पर, लास्ट छोर जो उसका होता है वो वहाँ होता है। उससे जरा सा भी अपने आप को वह विचलित नहीं कर पाता है। उसके शरीर के, कहता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों मीन्स क्या होता है? सुराखों। रंध्रों में सुराखों। तो कहता है कि अपने रंध्रों के सहारे उनके शरीर के रोएं भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। जो उनके शरीर के छिद्र हैं उसमें से विशेष तरह की कंपित संगीत सुनाई उनको दे रहा है, तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अपने पतंगों के साथ बच्चे भी आकाश में उड़ रहे होते हैं तथा वे भी आकाश में विचरण कर रहे होते हैं। ऐसी उनकी बाल सुलभ चेष्टाएँ होती है। फिर कहता है कि और भी निडर होकर और किनारे से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहता है उड़ते उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में, उनके शरीर के लचीलेपन के कारण जब वे बच जाते हैं, अर्थात नवजात शिशुओं की शरीर लचीले और गिरते गिरते जब वे बच जाते हैं, उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। अब जो उनके अंदर का डर होता है वह पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब जरा सा भी उनको डर नहीं रहता है। वे अधिक, कहता है कि वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने, वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आते हैं। तेज गति, अर्थात एक नई उमंग होती है, एक नया उत्साह उनके मन में निहित होता है और उसके साथ फिर से वह सूरज के सामने आते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनके मन में एक आत्मविश्वास, एक संबल उनको होता है, एक कोई ऐसी चीज़ जो उनको अपनी तरफ आने के लिए अग्रेसित करती है, प्रेरित करती है कि नहीं तुम आओ। बार बार वो निमंत्रण देती है, बार बार वो बुलाती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अगले दिन की सुबह फिर पतंग उड़ाने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कवि कहता है कि सुनहले सूरज के सामने जब वो आते हैं
तो उनकी गति अर्थात जो आने की उनकी गति है, उनकी मन की जो जिज्ञासा है और अधिक तेज हो जाती है और पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, इनको देख करके लुभाती है, आदि आदि की बातें दिखाने का कवि ने कार्य किया है। उक्त में बच्चों के खतरों का सामना करके भी साहसी बनते हैं, इसकी अभिव्यक्ति अगर विशेष देखें तो कवि कहता है कि खतरों की सामना करने वाले बच्चे भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति कवि प्रस्तुत करता है। और छंद मुक्त कविता है ही, आप जान रहे हैं, मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ एक ही चीज़ों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य आप देख ही रहे हैं कि बिंब है, प्रतीक है, किसी चीज़ को माध्यम बनाया गया है। भाषा में लाक्षणिकता के सर्वोपरि गुण दिखाई देते हैं। इस तरह से कवि ने एक एक करके बड़ा मनोहारी इसका वर्णन किया है। आपको किसी तरह से कहीं भी कोई असुविधा आप लगती है तो बेहिचक पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।